हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लाइंट सर्वर डेटाबेस सिस्टम। अगर आपको इससे पहले वाले वीडियो देखने हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई पर्सनली सजेस्ट कि एक बार आपको जो है इसके स्टार्टिंग की जो एटलीस्ट इसके पहले वाले जो 3 वीडियोज़ हैं वो आप देख लें, ताकि आपको पता लग जाए कि डेटाबेस सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं। ये उसमें 4th एंड लास्ट टाइप है, क्लाइंट सर्वर डेटाबेस सिस्टम। तो अब इसे शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे नाम से ही पता लग रहा है क्लाइंट एंड सर्वर। टेक्निकल लैंग्वेज में अगर बात करें, ऑनलाइन वर्ल्ड की हम बात करते हैं, तो जैसे मैं अपने सिस्टम से मैं कोई साइट एक्सेस कर रहा हूँ, कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहा हूँ, सपोज जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ फेसबुक का या ट्विटर का या व्हाट्सएप का, तो मैं अपने मोबाइल या लैपटॉप से जो व्हाट्सएप फेसबुक या ये एक्सेस कर रहा हूँ तो मैं क्लाइंट हूँ और मैं फ़िलहाल फेसबुक के या व्हाट्सएप के सर्वर से कनेक्टेड हूँ। यानी कि वो मेन सिस्टम जहाँ से मुझे कनेक्टिविटी मिल रही है, जहाँ से मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है, जो डेटा मुझे चाहिए वो मिल रहा है, तो वो सर्वर है। अब वो सर्वर में भी हो सकता है इंडिया में हो या आउट ऑफ इंडिया हो। तो सर्वर का मतलब जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि नथिंग एल्स, ये बहुत ही हाईली एडवांस सीपीयू ही होते हैं जो कि मल्टीपल प्रोसेसिंग्स एक साथ कर सकते हैं, उन्हें ही सर्वर बोला जाता है। तो इन सिंपल, जब भी कोई अपने सिस्टम से किसी वेबसाइट को या किसी भी ऑनलाइन कंटेंट को एक्सेस करने की कोशिश करता है तो उसका सिस्टम उसका मोबाइल क्लाइंट बन जाता है, और जहाँ से उसे वो डेटा मिल रहा है वो सिस्टम जो है सर्वर बन जाता है। तो बिल्कुल यही कंसेप्ट यहाँ पे भी यूज़ किया गया है। यहाँ पे एक्चुअली में जो डेटाबेस एप्लीकेशन हमारी होती है, जो सॉफ्टवेयर होता है, उसे 2 हिस्सों में स्प्लिट कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। सबसे पहला होता है डेटाबेस सॉफ्टवेयर और दूसरा जो होता है एप्लीकेशन या फिर टूल्स। ठीक है, अब देखिए इसका डिफरेंस मैं एक बार समझा देता हूँ कि डीबीएमएस एप्लीकेशन को तोड़ा कैसे गया है। ठीक है, जैसे हम फेसबुक की ही अगेन बात करते हैं। आप आपके कंप्यूटर से या आपके लैपटॉप या मोबाइल से आप फेसबुक एक्सेस करते हैं, आप किसी के भी फेसबुक प्रोफाइल को भी वहाँ से चेक कर सकते हैं। आपको कभी ये नहीं लगेगा कि ये किसी और सिस्टम से कनेक्टेड होकर के आपको खाली डिस्प्ले शो हो रहा है, बट इन रियलिटी होता यही है। वो जो सब कुछ भी आप देख रहे हो वो सब आपको सिर्फ और सिर्फ एज ए डिस्प्ले, फेसबुक की जो एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल करी है उसके थ्रू आपको दिख रहा है, आप कनेक्टेड हो। लेकिन हकीकत में आप किसी और सीपीयू से कनेक्टेड हो, किसी और सर्वर से कनेक्टेड हो। यानी कि मेन सॉफ्टवेयर जो है फेसबुक का वो किसी और सर्वर पे है और आप खाली उसको एज ए एप्लीकेशन वे में देख रहे हो। इन एप्लीकेशन के अंदर आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं, जैसे खुद की प्रोफाइल अपडेट करना, किसी और के प्रोफाइल या फोटोज़ पे कमेंट करना या फिर लाइक करना, एंड देन ऐसे बहुत सारे फीचर्स हमें या टूल्स हमें मिल जाते हैं। तो ये वाला जो डेटाबेस सिस्टम है ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है। डीबीएमएस का जो मेन सॉफ्टवेयर है वो एक्चुअली किसी सर्वर पे रहेगा, एंड देन उससे मल्टीपल क्लाइंट जुड़े होते हैं। हर एक क्लाइंट पे डीबीएमएस की एप्लीकेशन होगी एंड उसके टूल्स होंगे जिसके थ्रू आप उस डीबीएमएस को एक्सेस कर सकते हो। ऑनलाइन फॉर्म जो हम भरते हैं ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। हमने जब ऑनलाइन फॉर्म खोला हमारे सिस्टम पे, इट डजेंट मीन कि हम जो भी डेटा डाल रहे हैं वो हमारे सिस्टम में सेव हो रहा है, वो सारा डेटा सर्वर पे जा रहा है। तो यही क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कहलाता है। ठीक है, जैसे हम इस डायग्राम की तरफ देखें, यहाँ पे ये जो मैंने बना रखा है ये सर्वर है, इसे बैकएंड भी बोला जाता है। ठीक है, एंड ये मैंने इसे क्लाइंट जोड़ रखे, क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3, क्लाइंट 4, एन नंबर ऑफ क्लाइंट्स हम इनसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, हाँ ये है, एक फिक्स लिमिट के बाद में आपको सर्वर की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ जाएगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि सपोज जैसे अगर कोई क्लाइंट है वो अगर 100 कोई सर्वर है वो 100 क्लाइंट को इजीली सपोर्ट कर सकता है, एंड 150 को वो थोड़ा सा मैनेज करते हुए सपोर्ट कर लेगा। लेकिन 200 क्लाइंट होते ही सर्वर को या तो हमें अपडेट करना होगा या सर्वर एक और लगाना पड़ेगा हमें, ताकि स्मूथली फंक्शन ऑपरेट होता रहे। ठीक है, आज के टाइम में किसी को भी ऑनलाइन जाकर के किसी भी चीज़ के लिए वेट करना बिल्कुल पसंद नहीं है, सभी को फटाफट स्पीड चाहिए होती है। इसीलिए जितने ज़्यादा सर्वर होंगे उतने ही इजीली वो क्लाइंट को हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा सर्वर है जिसे बैकएंड भी बोला जाता है, और ये हमारे क्लाइंट्स है जिन्हें फ्रंट एंड भी बोला जाता है। क्यों? यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेरे लिए यही फ्रंट एंड है और मेरी एप्लीकेशन बैकएंड कहीं और चल रही है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो हमने क्लाउड बना रखा है ये एक्चुअली कम्युनिकेशन नेटवर्क है। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में भी हम कम्युनिकेशन नेटवर्क के बारे में पढ़ चुके हैं। कम्युनिकेशन इज नथिंग, नेटवर्क इज नथिंग एल्स। ये एक्चुअली एक तरह से हार्डवेयर को अरेंज करके बनाया गया एक कम्युनिकेशन मीडियम, एक बड़ा सा एरिया है जिसके थ्रू हम अलग अलग कंप्यूटर्स को या सर्वर या क्लाइंट्स को जोड़ सकते हैं। इसमें केबल शामिल है, इसमें राउटर शामिल है, इसमें वाईफाई, ब्लूटूथ एरिया, ये सभी शामिल है। इन सबको मिलाकर के कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाया जाता है, उसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उस कम्युनिकेशन नेटवर्क से हमारे क्लाइंट जुड़ जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये सर्वर जो है ये फिजिकल डेटाबेस से कनेक्टेड है। अगर आपने नोटिस किया हो तो ये इकलौता ऐसा आर्किटेक्चर जिसके अंदर फिजिकल डेटाबेस हमने सर्वर से अलग दिखाया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी जो मेन एप्लीकेशन जो है, मेन जो सॉफ्टवेयर है वो इस सर्वर पे रन कर रहा है, तो उसका जितना भी जो बैकअप डेटा है वो सब यहाँ फिजिकल डेटाबेस में स्टोर रहेगा जो इस सर्वर से कनेक्टेड है। और हम जो कुछ भी एक्सेस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पार्ट है। कैसे?
मैं कोई फॉर्म भर रहा हूँ और सडनली मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई या लैपटॉप की बैटरी खत्म हो गई या लाइट चली गई और कंप्यूटर बंद हो गया, तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मेरा डेटा लॉस्ट हो गया। वो डेटा कभी सेव ही नहीं हुआ था तो लॉस्ट हो ही नहीं सकता। जैसी लाइट चाहिए हमें फिर से शुरू से फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम एक ऑनलाइन एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं। लेकिन यही अगर ये ओरिजिनल सिस्टम होता, सर्वर होता, वहाँ पे हम डेटा फिल कर रहे होते, तो वो डेटा एक्चुअली लगातार सेव हो रहा होता, साथ के साथ ऑटो सेव हो रहा होता, और लाइट जाने पे वाकई में हमारा डेटा लॉस होता और लाइट आने पे फिर से हमें शुरू से करना पड़ता। तो हमारे लिए दोनों ही कंडीशन में बदलाव कुछ भी नहीं है, दोनों ही बार हमें तो डेटा शुरू से फिल करना है। लेकिन सेकेंड फैसिलिटी का बेनिफिट ये होता है कि एक्चुअल सिस्टम में जब डेटा स्टोर हो रहा है तो ये हम फॉर्म के बजाय बड़ी एप्लीकेशन या बड़े डेटा को लेकर के हम ये जो है कंसिडरेशन डाल सकते हैं कि बहुत बड़ा डेटा हमने इंसर्ट किया है, बहुत मेहनत लगी, अचानक लाइट चली गई, डेटा सेव नहीं हो पाया, तो ये चीज़ आपको सर्वर साइड पे कभी देखने को नहीं मिलेगी। वैसे भी सर्वर साइड को हमेशा जो है एक्स्ट्रा पावर या अल्टरनेट पावर सोर्स से कनेक्ट करके रखा जाता है। नाउ कम टू द पॉइंट, अब हम कुछ बेसिक फीचर्स जान लेते हैं क्लाइंट सर्वर डेटाबेस सिस्टम के। सबसे पहला, इसे ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है। एक सर्वर है, उसका खुद का कम्युनिकेशन नेटवर्क है, उससे मल्टीपल क्लाइंट कनेक्ट हो सकते हैं। क्लाइंट में सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन डालना होगा। आप फेसबुक के कितने भी यूजर्स हो वो फेसबुक के सर्वर से जुड़ सकते हैं, अपने मोबाइल या लैपटॉप से फेसबुक चला सकते हैं। तो ये एक ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर है। ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, बहुत ईजी होता है। आपको बस खाली कनेक्ट करना है, एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, डाउनलोड करनी है, उस एप्लीकेशन के थ्रू आप उस सर्वर से बार बार इजीली कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। अब एप्लीकेशन डाउनलोड करना क्यों जरूरी होता है? आप चाहे तो मत कीजिए, आप ऑनलाइन भी जाके फेसबुक चला सकते हैं, कोई इशू नहीं होता है। पर हर बार जाना, ऑनलाइन जाना, देन लॉगिन करना है, बहुत थोड़ा सा परेशान करता है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने का मतलब क्या है? ये एक शॉर्टकट है जो डायरेक्ट आपको फेसबुक के पेज पे ले जाएगा, और प्लस ये एप्लीकेशन आपके प्रीवियस रिकॉर्ड्स को भी जो है मेंटेन करके रखती है, जिससे इजीली आप एक्सेस कर पाते हो। तो यही जो है, यही सिंप्लिसिटी इसे ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर जो है वो उसका दर्जा देती है। अब बात करते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। मैं बता ही चुका हूं कि जितने भी सिस्टम या एंड सिस्टम जिसे हम बोल सकते हैं या एंड यूजर जो कनेक्टेड हो रहे हैं वो सब क्लाइंट है, वो सब मेन सर्वर से कनेक्ट होते हैं, इसलिए इसको क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बोला जाता है। एप्लीकेशन टूल्स आर रन ऑन क्लाइंट। तो जैसा मैंने बताया कि डीबीएमएस का जो मेन सॉफ्टवेयर है वो तो सर्वर साइड पे ही रहेगा, मेन जितना भी डेटा है वो सब सर्वर पे ही जाके सेव होगा, और जब भी हम उस डेटा को वापस एक्सेस करते हैं तो उसकी एक्चुअली एक टेम्परेरी कॉपी हमें हमारे सिस्टम पे दिखती है। तो एप्लीकेशन और टूल्स ये हमें हमारे क्लाइंट साइड पर मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन मेन डेटा, मेन सॉफ्टवेयर, मेन जो डेटाबेस का सॉफ्टवेयर वो एक्चुअली आपको हमेशा सिर्फ और सिर्फ सर्वर साइड पे ही मिलेगा। ये आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी सिक्योरिटी फैसिलिटी देता है, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स प्रोसेसिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन, यानी कि ये काम कहाँ आता है, ठीक है। तो सबसे पहला इसका हिस्सा इसके अंदर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। वैसे तो देखिए सब कुछ ऑनलाइन ही होता है, ठीक है, लेकिन मैं इसका वापस एक सिंपल सा एग्जांपल दे दूं कि जैसे हम गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हम फॉर्म्स भरते हैं, ठीक है। तो ये ऑनलाइन आपके जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग है। क्यों? आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी चले जाओ, उस इंडिया ही क्यों, आप पूरे वर्ल्ड वाइड में कहीं से भी उस गवर्नमेंट पोर्टल से कनेक्ट हो सकते हो, अपना फॉर्म जो आप फिल कर सकते हो, यानी आपने एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन परफॉर्म किया है। और सर्वर कहीं एक साइड होगा, ऑल ओवर इंडिया में कहीं एक जगह एस्टेब्लिश होगा, मे भी शायद वो सर्वर इंडिया में भी ना हो, बाहर कहीं और से सर्वर रेंट पे लिया हो, ठीक है। तो कुल मिलाकर के सर्वर एक जगह है, ठीक है, आप उससे वर्ल्ड वाइड कहीं से भी कनेक्टिविटी कर सकते हो। तो ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करने के लिए बनाया जाता है। एंड जब से स्मार्टफोन्स आए हैं तब से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हमारे फ़ोन में जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रही है, इसलिए आपके फ़ोन को ऑनलाइन रहना जरूरी है, ठीक है। इसका एक और एग्जाम्पल दूँ, जैसे आपको पबजी खेलना है तो आपको ऑनलाइन ही खेलना पड़ेगा, आप ऑफलाइन नहीं खेल सकते। क्यों? आप पबजी का जो इंस्टॉलेशन करते हैं वो खाली एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन है, मेन डेटा तो सर्वर पर चल रहा है। तो यही जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स जहाँ पे भी आ जाते हैं वहाँ पे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर चलता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो लगभग 92% मार्केट में जितने भी ऐप्स, एप्लीकेशन या अभी सॉफ्टवेयर या जो भी वेबसाइट आप एक्सेस कर रहे हैं वो सब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के थ्रू ही चल रही है। ऑफलाइन बहुत ही कम आपको ऐसे सॉफ्टवेयर मिलेंगे जो ऑफलाइन भी उतना सपोर्ट करता है, ठीक है। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस। अब ये क्या होता है? देखिए हम सब जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब मशीनों को दिमाग देना, जब मशीनें खुद सोच समझ सके, सही गलत का डिसीजन ले सके। हालांकि अभी उतनी एडवांस मशीनरीज नहीं है, बट ऐसी मशीन जो है जो करंट रन टाइम के हिसाब से जो आउटपुट आ रहा है उसके हिसाब से, इनपुट उन्हें जो मिल रहा है उसके हिसाब से आउटपुट जनरेट करती है, ठीक है। सपोज कैसे अगर हम बात करें, हम हमारे सबसे बेस्ट लीस्ट एग्जांपल में देता हूँ हमारे स्मार्टफोन का। हमारा स्मार्टफोन टेम्परेचर हमें बताता है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है। अभी जैसे आप अगर फ्रिज, मोबाइल फ़ोन को उठा के आप फ्रिज में रख देंगे, रखिएगा मत, इट्स एन एग्जाम्पल कि आप फ्रिज में रखेंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर कम है तो आपका फ़ोन थोड़ी देर में उस टेम्परेचर को सेंस कर लेगा, एंड देन आप जब टेम्परेचर चेक करेंगे तो आपको कम टेम्परेचर दिखेगा,
ठीक है। यही आपका फ़ोन नॉर्मल रूम में रखा हुआ है तो रूम टेम्परेचर शो करेगा। तो ये कैसे हुआ, आपके फ़ोन का जो AI है वो खुद टेम्परेचर को डिटेक्ट करके आपको शो कर रहा है। तो ऐसी मशीनरी जो होती हैं, ये तो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल था, ऐसी बहुत ही हाईली एडवांस मशीन्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम पे काम करती हैं। तो एक्चुअली में वो सब किसी न किसी सर्वर से कनेक्टेड रहती है जहाँ से उन्हें डिसीजन का सारा डेटा मिलता है, ठीक है। आपने रोबोट मूवी देखी होगी, उसके अंदर चिट्टी रोबोट जो था उसने बताया था कि मेरा जितना भी जो प्रोसेसिंग मतलब 1 जोटाबाइट का था उसका मेमोरी था। इन रियलिटी इतनी हाई मेमोरी के साथ में आप कोई मशीन तैयार करते हैं तो मशीन कंफ्यूज हो जाएगी, क्योंकि इतना सारा डेटा 1 जोटाबाइट इज़ अ ह्यूज नंबर। तो इतने सारे डेटा को कंटिन्यूसली एक्सेस करना मशीन के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स काम, मशीन ऑलरेडी उसी में बिजी हो जाएगी तो वो टास्क तो परफॉर्म ही नहीं कर पाएगी। उससे बचने के लिए मशीन को हम ऑनलाइन सिस्टम पर डाल सकते हैं, यानी कि उसका डेटाबेस कहीं और स्टोर है, तो मशीन को हवा खाली उतना ही डेटा एक्सेस करना रहेगा जो उसके सामने टास्क है। अदर डेटा को उसको एक्सेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो मशीन स्मूथली अपना टास्क परफॉर्म कर पाएगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एप्लीकेशंस होती हैं वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को यूज़ करती है, क्योंकि इसके अंदर ओरिजिनल डेटा तो किसी सर्वर पे रखा है, हम तो खाली उससे कनेक्टिविटी कर रहे हैं, जो डेटा चाहिए खाली उसी को एक्सेस कर रहे हैं, बाकी सारा सेव पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे हम देखते हैं इसके अंदर लॉट्स ऑफ ट्रांजेक्शन एंड हाई कॉन्करेंसी। लॉट्स ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब कि वापस वही चीज़ के बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स एक साथ हो रहे हैं, तो सिस्टम को लाइट रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड कॉपीज ही इधर से उधर जारी, ओरिजिनल डेटा हमेशा अपनी जगह पड़ा हुआ है, ठीक है। कैसे, मैं आपको इसको बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ। सपोज आपको कोई प्लेस घूमने जाना है तो आप खुद जाएंगे, अपने साथ लगेज लेकर के जाएंगे, आपने ट्रैवल किया, वहाँ पहुँचे, आप जगह देख रहे हैं, आप बहुत खुश हो गए, या फिर आप बैठ करके ऑनलाइन देख लीजिए, या फिर चलिए ऑनलाइन भी हटा दीजिए, आपका कोई फ्रेंड उस जगह पे रहता है, आप उसको बोलो वो वीडियो कैमरा से आपको सारी जगहें दिखा देगा, तो आपने वो जगह यहाँ बैठे बैठे देख ली। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में आप खुद वहाँ गए थे, तो अगर हम देखें तो आपने ट्रैवल किया, आप वहाँ गए, आपने काफ़ी जो है हेक्टिक शेड्यूल फॉलो किया, देन आप वो चीज़ों को लाइव देख रहे हो। उसके बजाय दूसरा सिंपल ऑप्शन, आपका फ्रेंड आपको वैसे भी वो चीज़ें लाइव दिखा रहा है, तो ये होता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ठीक है। सिंपल सा, इसमें क्या होता है, एक्सेस लोड हट जाता है, एक्सेस चीज़ें हट जाती है। तो सिंपल सा, जहाँ पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन एक साथ हो रहे हैं वहाँ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड हाई कॉन्करेंसी हम देख चुके हैं, कॉन्करेंसी में रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी एंड लॉन्ग लाइफ ऑफ डेटा, ये तीनों चीज़ें कंसीडर करी जाती है। साथ के साथ कि डेटा जब भी मल्टीपल यूजर उसे एक्सेस कर रहे हैं तो हर एक को अपडेटेड वर्जन ही दिखे, डेटाबेस का पुराना जो है आउटडेटेड वर्जन ना दिखे। जैसे सपोज 1 मिनट पहले मैंने लॉगिन किया पर हर पल मुझे मेरी एप्लीकेशन में करंट स्टेटस दिख रहा है, पुराना स्टेटस नहीं दिख रहा है, ठीक है। PVR का जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, मैंने लॉगिन किया, सीट नंबर 1 खाली दिखा रहा था, पर किसी और ने हाथों हाथ उसी टाइम लॉगिन करके सीट नंबर 1 बुक कर लिया, तो अब मुझे वहाँ पे सीट नंबर 1 बुक दिखेगा ऑन द स्पॉट। यूनिक भी मैं लॉग आउट करके फिर लॉगिन करूँ तो 1 बुक दिखेगा, बुक मुझे हाथों हाथ दिख जाएगा। तो यही तो होती है कॉन्करेंसी। तो ये आपको क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में ही देखने को मिल सकती है, क्योंकि सारा डेटा प्रोसेसिंग और सारे आउटपुट आकर के फाइनली जो है फिजिकल डेटाबेस में स्टोर हो रहे हैं, वो हाथों हाथ सब क्लाइंट्स को एक साथ अपडेट जा रहा है, ठीक है। इसका सिंपल सा मैं अगर एक लाइन में बोलूँ, एक दिमाग, ठीक है, जो डिसीजन ले रहा है एंड उससे बेनिफिट उठाने वाले मल्टीपल जन है, एक CPU से मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्टेड है, तो सबको एक साथ अपडेट डेटा मिल रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा क्लाइंट सर्वर डेटाबेस, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। इसका सबसे पहला एडवांटेज क्या है, मोर प्रोडक्टिव एंड फ्लेक्सिबल। ना मोर प्रोडक्टिव कैसे, देखिए जैसे मैं बता चुका हूँ, आप 10 जगह सर्वर लगाओ, फिर उनसे क्लाइंट कनेक्ट करो, उसके बजाय एक ही सर्वर आपने लगाया है, देन आपको खाली कम्युनिकेशन नेटवर्क एस्टेब्लिश करना है। कॉस्ट कटिंग हुआ, फाइनेंशियली भी, ठीक है, और टेक्निकली भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर कभी भी किसी भी रीज़न की वजह से आपका अगर नेटवर्क फेल हो रहा है, सिस्टम फेल हो रहा है, तो आपको इतना ज़्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, बहुत तेज़ी से आप जो है अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि सर्वर तो एक ही जगह रखा है, खाली कम्युनिकेशन नेटवर्क में फॉल्ट हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, कम्युनिकेशन नेटवर्क आप हाथों हाथ जो है अपडेट करवा सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है। यूँ समझ के चलिए कि इस टाइप का सर्वर आर्किटेक्चर कभी भी आपको डाउन टाइम्स में मिलेगा ही नहीं, हमेशा आपको एक्टिव या ऑनलाइन अवेलेबल ही मिलेगा, ठीक है। एंड फ्लेक्सिबल क्यों, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन नेटवर्क में ही आपको चेंजेस करना है। सपोज जैसे क्लाइंट नंबर 1 बोले हमारे यहाँ नेटवर्क स्पीड अच्छी नहीं आ रही या हमें एप्लीकेशन एक्सेस करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो जो इंजीनियर्स होंगे या फिर जो डेवलपर्स या एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे वो एक्चुअली ये चेक करेंगे कम्युनिकेशन नेटवर्क में तो कोई फॉल्ट नहीं है। अगर कम्युनिकेशन नेटवर्क में कोई फॉल्ट है तो वो हाथों हाथ उसको सही करा सकते हैं, ना तो सर्वर को परेशान होना पड़ा, ना क्लाइंट साइड पर कुछ हमें चेंज करना पड़ा। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी इसको बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बनाती है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम बात करें सिंगल डेटाबेस मल्टीपल क्लाइंट्स। जैसा मैं बता चुका हूँ कि सिंगल सर्वर पे आप डेटाबेस सॉफ्टवेयर डाल दो एंड देन जितने क्लाइंट्स हो उससे कनेक्ट हो सकते हैं। कभी आपने देखा कि आपने फेसबुक या व्हाट्सएप का आपने एप्लीकेशन अपने फ़ोन में डाउनलोड किया, ना आप कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा एरर मैसेज आ जाए, दे आर लॉट्स ऑफ यूजर, यू आर नॉट कनेक्टेड नाउ, कि बहुत सारे यूजर पहले से तो आप अभी कनेक्ट नहीं हो सकते। ऐसा कोई मैसेज कभी आएगा ही नहीं। क्यों,
क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की खूबसूरती यही है कि एक ही सिंगल सर्वर पर मल्टीपल क्लाइंट्स कनेक्ट हो सकते हैं। इसी तरह से इस आर्किटेक्चर को बनाया जाता है। और ये काम कैसे करता है, देखिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ। इसका मेनली मतलब एक्चुअली मेन इसका टारगेट क्या होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई पूरी पॉपुलेशन, सपोज जैसे अगर 1 करोड़ लोग फेसबुक यूज़ कर रहे हैं तो सबके सब एक साथ थोड़े यूज़ करते हैं। टारगेट ही मान के चलते हैं 30 से 40 लाख जो होते हैं वो एक बार में यूज़ कर रहे होते हैं। तो सर्वर को क्या कैपेसिटी दे दी जाती है कि 60 लाख यूजर्स एक साथ यूज़ करेंगे तभी स्मूथली चलेगा। लेकिन रियलिटी में 60 लाख एक साथ यूज़ भी नहीं करते हैं, उससे कम ही यूज़ करते हैं। तो ऑलरेडी जो है सर्वर स्मूथली चल रहा होता है, उसके पास काफ़ी फ्री स्लॉट्स होते हैं। ये रियलिटी, इसी को कंसिडर करते हुए सर्वर्स डिज़ाइन किए जाते हैं। ओके, अब बात करें लेस कॉस्टली फॉर एग्जिस्टिंग एंड नोड्स। अब एग्जिस्टिंग एंड नोड्स का मतलब क्या होता है, मैं बताता हूँ। सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं, ठीक है, इसमें मल्टीपल आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर देखने को मिल जाएगा। नाउ व्हाट आर मेन फ्रेम कंप्यूटर, सिंपल सा, इसका खुद का सीपीयू उसके साथ अटैच्ड है, इट्स कॉल्ड मेन फ्रेम। ये कंप्यूटर का टाइप है जो जनरेशन वाइज भी हम काउंट कर सकते हैं इसको। लेकिन इसको मैं अगर सिंपल समझना चाहूँ तो सीपीयू और डिस्प्ले दोनों एक साथ अटैच्ड हैं। दोनों मतलब अलग अलग डिवाइस है पर एक ही जगह पर, इसको मेन फ्रेम बोल सकते हैं। तो अब क्या होता है, सपोज जैसे मैं किसी सर्वर से कनेक्ट होकर के अपने सिस्टम को क्लाइंट बनाना चाहूँ तो मैं इजीली कर सकता हूँ। तो कई कंपनियां इस सिस्टम का फ़ायदा उठाती हैं और उनके पास जो ऑलरेडी कंप्यूटिंग सिस्टम्स मौजूद हैं उन्हीं को क्लाइंट में कन्वर्ट करा के थोड़ा बहुत हार्डवेयर अपडेटेशन होता है, देन उनका सिस्टम जो क्लाइंट बन सकता है, ऑनलाइन जो है वो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सकता है। तो सिंगल सर्वर से मल्टीपल क्लाइंट हम बना सकते हैं। तो इससे अलग से आपका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन अब ज़्यादा अपडेट करने का या पूरा ही नया हार्डवेयर लेने का कॉस्ट बच जाता है। जो पुराने सिस्टम से, देखिए यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, पुराने डजेंट मीन कि पुराना कॉन्फ़िगरेशन यानी कि प्रोसेसर पुराना, हार्ड डिस्क पुरानी, ठीक है वो कनेक्ट हो जाएंगे। बट हम सब जानते हैं कि कोई भी एप्लीकेशन, गेम वगैरह हम डाउनलोड करते हैं तो आता है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि एटलीस्ट i3 प्रोसेसर होना ही चाहिए, या फिर वो कुछ नहीं हो तो कम से कम ड्यूल कोर या कोर टू ड्यूओ तो होना ही चाहिए। देन हार्ड डिस्क कम से कम 160 GB होना चाहिए, मेमोरी कम से कम कुछ नहीं हो तो भी 2 GB तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। तो इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने वाले पुराने सिस्टम्स को भी क्लाइंट बनाया जा सकता है, इन्हें सर्वर से कनेक्ट किया जा सकता है। इसीलिए जिन कंपनीज के पास में या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास में पुराने एंड सिस्टम्स हैं तो वो उन्हें क्लाइंट में कन्वर्ट करा के सर्वर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा उनको एक तरह से बोल सकते हैं कि लेस एक्सपेंसिव मामला उनके लिए हो जाएगा। अदरवाइज खुद का सर्वर बनवाओ, नए क्लाइंट्स खरीदो, कम्युनिकेशन नेटवर्क एस्टेब्लिश कराओ, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, ठीक है। तो जहाँ इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी उन पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला हार्डवर्क इन स्टार्टिंग फेज। नाउ हार्डवर्क का मतलब क्या है, देखिए एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया था कंप्यूटर लैंग्वेज में कॉस्ट वर्ड का मतलब सिर्फ फिनेंशियली नहीं होता है, लगने वाली लेबर, ब्रेन पावर, ठीक है, क्रिएटिविटी, फाइनेंस, ये सबको मिला करके कॉस्ट काउंट होती है। तो ऐसे आर्किटेक्चर को बनाने के लिए बहुत बारीकी से एक एक चीज़ पे वर्क करना पड़ता है। सर्वर कहाँ एस्टेब्लिश होगा, उसके कितने पार्ट्स होंगे, कम्युनिकेशन नेटवर्क को किस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा, उसका हार्डवेयर लेआउट क्या होगा, उसका सॉफ्टवेयर लेआउट क्या होगा, क्लाइंट कहाँ कहाँ से कनेक्ट हो सकता है, किसको कितनी परमिशन देनी है, सिक्योरिटी फीचर्स क्या रहेंगे, ठीक है। ये सब में बहुत मेहनत लगती है, इसीलिए यहाँ पे स्टार्टिंग में हार्डवर्क लगता है स्टार्टिंग फेज में। एंड प्रोग्रामिंग, ऑनलाइन किसी सिस्टम को चलाना, उसको मेंटेन करके रखना, ये एक बहुत ही टिपिकल टास्क होता है जो कि परफॉर्म किया जाता है। तो आपको अगर देखें तो लेबर, मेन पावर भी बहुत ही ज़्यादा हाईली एडवांस क्रिएटिव चाहिए होती है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी आपको हाईली अपडेटेड चाहिए, प्लस आपको एंटीवायरस से साथ में रखने पड़ते हैं, आपको नेटवर्क प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं। तो ये स्टार्टिंग फेज में बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। पर एक बार जब स्मूथली रन करने लग जाए तो फिर आपको सिर्फ उसे मेंटेनेंस फेज ही जो है हैंडल करना पड़ता है। अब बात करते हैं, ये थोड़ा सा रिस्की और कॉम्प्लेक्स है। देखिए कॉम्प्लेक्स तो ऑब्वियस सी बातें होगा ही है, इस तरह के आर्किटेक्चर डायग्राम में बहुत ईजी दिखता है, रियलिटी में ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं। एंड रिस्की क्यों, देखिए पूरी तरह से ऑनलाइन चल रहा है, कितनी भी सिक्योरिटी दे, कहीं ना कहीं से कोई डेटा लीक हो गया, हैक हो गया, या कोई क्लाइंट बंद हो गया, या कोई मेन सर्वर ही अगर थोड़े टाइम के लिए बंद हो गया, या मेन सर्वर को ही हैक कर लिया गया, तो ये रिस्की है। हालांकि इस तरह के रिस्क अभी तक डेटाबेस इंडस्ट्री में देखने को नहीं मिले हैं। वो फिल्मों में अच्छा लगता है कि हमने पूरा डेटाबेस ही हैक कर लिया है, रियलिटी में कोई भी किसी डेटाबेस को जब पूरी तरह से एक साथ में एक्सेस कर ही नहीं सकता तो हैक कैसे करेगा। वो थोड़े बहुत पार्ट को एक्सेस कर सकता है। तो हैक का मतलब यहाँ पे हो गया कि सर्वर को थोड़े टाइम के लिए डाउन टाइम पे कोई डाल सकता है, उसका डेटा चोरी नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन फिर भी हाँ, ये रिस्क तो हमेशा बना ही रहता है। इससे बचने के लिए कंपनियां पहले से ही जो है प्रोग्रामिंग तैयार रखती है। अब बात करें लैक ऑफ मैनेजमेंट टूल्स। अब मैनेजमेंट टूल्स क्या होता है, देखिए क्लाइंट साइड हो गया, सर्वर साइड हो गया, कम्युनिकेशन नेटवर्क हो गया, टर्मिनोलॉजी खुद हो गई, यानी कि जो टेक्निक्स काम में आ रही है, इन सबको मैनेज करने के लिए मोस्ट ऑफ मैनेजमेंट टूल्स मिस पाए जाते हैं। मिस मतलब कि आप क्लाइंट साइड से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। आपने देखा होगा अक्सर क्लाइंट साइड पे आपने डेटा फॉर्म सबमिट कर दिया एंड देन उसके बाद में जब आप बेक करते हो तो फिर से आप फॉर्म पे आ जाते हो। अब आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मैंने फॉर्म सबमिट कर दिया था, अब मैंने बेक किया तो वापस में फॉर्म पे कैसे आ गया।
तो क्या मेरा पहले वाला फॉर्म कैंसिल तो नहीं हो गया? अब ये आप परेशानी से बचने के लिए क्या करोगे, फिर से फॉर्म भर दोगे, तो आपके 2 बार फॉर्म जमा हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट टूल्स की कमी क्या थी कि जब आप बेक करते हो तो आपको होम पे जाना चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसा हो नहीं पाता है। ठीक है, तो ये तो एक एग्जाम्पल था। कम्युनिकेशन नेटवर्क हो गया, आपके हार्डवेयर प्रोफाइल हो गई, आपकी सॉफ्टवेयर प्रोफाइल हो गया, आपका मेन डेटाबेस हो गया, जितना भी कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑनलाइन चल रहा है, इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए अभी भी इस आर्किटेक्चर में काफ़ी जो है ड्रॉबैक्स पाए गए हैं, एंड उन्हें धीरे धीरे करके रिमूव किया जा रहा है। बट इन सब बातों के बावजूद भी अगर हम देखें तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इज द बेस्ट आर्किटेक्चर। ये सबसे ज़्यादा मतलब यूँ हम कह सकते हैं कि टाइम इसमें सबसे मेन जो है टाइम बच जाता है, और वैसे भी कहते हैं ना कि हमेशा टाइम को बचाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाता है। तो ये कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन थी आपके क्लाइंट सर्वर डीबीएमएस आर्किटेक्चर के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको जो है इस आर्किटेक्चर के बारे में, इस कंसेप्ट के बारे में सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपका कोई सजेशन है, कोई क्वेरी, कोई फीडबैक या कोई चीज़ आप डिटेल में जानना चाह रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। इसके अलावा इसके नोट्स जो हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएंगे। हमने अभी तक जो वीडियोस बनाए हैं उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इसी तरह के वीडियोज़ और देखना चाह रहे हैं। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से अभी के लिए बस इतना ही।